सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, आज का जो दिन है वो अदालती खबरों के नाम रहा। एक के बाद एक हमने देखा कि अहम खबर आती रही। एक जानिब हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर खुद नोटिस लिया, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को तोशा खाना केस में रिलीफ मिला। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं चीफ जस्टिस के खुद नोटिस से। गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुतनाज़ खत ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई और हुकूमत ने खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सराहा। खुद चीफ जस्टिस ने भी इस पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीफ जस्टिस को इस मामले पर खुद नोटिस लेना पड़ा और अब जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है 7 रुकनी लार्जर बेंच, वो इस केस की समाअत बुध के रोज करेगा। एक सवाल ये भी कि इंक्वायरी कमीशन और कोर्ट एक ही मामले पर एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, और अगर दोनों ने कोई मुख्तलिफ फैसला दे दिया तो इसके नताइज क्या होंगे। ये सवाल लेके अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। तारुफ में करवा देती हूँ। नज़ीर लखारी साहब कराची स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी कोयटा से हमारे साथ आज शो का हिस्सा हैं। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले इस खबर की जानिब कि ये जो फैसला है खुद नोटिस का, हम बात भी कर रहे थे कई दिनों से प्रोग्राम्स में कि खुद नोटिस इस पे होना चाहिए था या ये मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था। एक रिटायर्ड जज जो एक इंक्वायरी कमीशन वाला मामला था, उसको वो किस तरह से सरबराही कर सकते हैं। अब खैर तसद्दुक जिलानी साहब ने भी इनकार कर दिया है, दूसरी जानिब ये वाला मामला भी पैरेलल चल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, फौरी तौर पे तो वन लाइनर इस पे यही बनता है कि अदालत जो रियासत के सारे सुतून हैं आमना, उनके लिए एम्बेरसमेंट है, चाहे अदलिया है, चाहे एग्जेक्टिव है हमारी, चाहे एस्टैब्लिशमेंट है, जो भी है। अभी देखें 2 दिन पहले जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि फ़ैसला किया जाता है और कितना का आ गया, कितना, ये नहीं कि आज का ही दबाव है, ये 333 वकला ने ख़त लिखा है तो उसके बाद ही ये हुआ है या उन्होंने अपना नुक्ता का इजहार किया है। उससे पहले भी लोग बार बार बातें करते रहे थे कि जी ये इंक्वायरी कमीशन 2017 के एक्ट के तहत जो बना रहे हैं ये टुटलेस होगा, इसकी सिर्फ हैसियत सिफारशात देने की हद तक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं कर सकता, आप जुडिशल कमीशन बनाएं। तो उन्होंने, आपने देखा काजी साहब फायज साहब ने मना कर दिया। 184(3) और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बिल के तहत वो जो होता है उसको उन्होंने बल्कि तब्दीली कर दिया कि सुओ मोटो अब 3 मेंबर कमेटी लेगी। तो खुद नोटिस उन्होंने लेने से इनकार किया। और ये भी जब बात हुई तो बड़े वालों से खबरें आई, और फिर जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि जब ये फैसला हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने बुलाया, उनकी ख्वाहिश पे, चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पे प्राइम मिनिस्टर गए, मुलाकात हुई और फैसला हुआ इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को बना दिया। उसके बाद फिर एलामिया जो जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमने उसको सराहा, उसने इसको सराहा, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल ने इसको सराहा, फिर उसके बाद पंजाब बार कौंसिल ने इसको सराहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सराहा, KP के बार कौंसिल ने सराहा, और मुख्तलिफ डिविजनल बेंचेस जो हैं एबटाबाद का और डेरा इस्माइल खान का, उन्होंने सराहा कि बहुत अच्छा फैसला है। अभी व्हाट वेंट रॉन्ग कि भी 2 दिन के बाद एक फ़ैसला आता है, उसके बाद आप तब्दील कर लेते हैं। 2 ही बातें कही जा सकती हैं आमना कि ये एक दबाव भी हो सकता है, या आप देख लें 10 महीने के लिए आए हमारे चीफ जस्टिस साहब, उनको ये भी ख्याल होगा कि मैं लेगेसी क्या छोड़ के जानी है, मुझे खुद नोटिस लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तसद्दुक जिलानी साहब का क्या कसूर था, उनको आपने इस तरह फंसा दिया कि वो बेचारे आज मजबूर होकर उन्होंने इसका सुना, उन्होंने माजरत कर ली। अभी देखें ना, इस वक्त तो जो बातें हो रही होंगी डेफिनेटली कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने लोगों को लेके बैठे होंगे और ये मशवरा करेंगे अटर्नी जनरल से हमें क्या करना है। वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अपना ख्याल है। देखें आमना, इस हवाले से जो हम बार बार बात कर रहे थे ना कि इलेक्शन हो जाएंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ये खुदा ना खास्ता जो मुल्क नाकाम रियासत की नाम ले लेके हमारे दुश्मन लगे हुए हैं उसमें कमी आएगी। अभी तो फिर यही मामला आ जाएगा कि वो कहेंगे जी ये क्या हो गया। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किलात हमारी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा होंगी कि बुध के दिन जो समाअत होगी उसके बाद पहला ऑब्जर्वेशन क्या दी जाएगी। सवाल तो ये है कि ये बातें तो चीफ जस्टिस साहब को पहले भी कही गई थी। अभी ये 7 जजेस का मामला आप देख लें, 2023 में बाकायदा मुलाकात की थी इन 7 जजेस ने हाई कोर्ट के। बनियाल साहब चीफ जस्टिस थे, उसके बाद उन्होंने काजी ईसा फायज से मुलाकात की थी, कुछ नहीं हुआ। आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे नहीं हुआ। सारा का सारा मामला उस वक्त तपा कि जब जस्टिस शौकत अजीज़ को जिस तरह बहाल किया गया, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी बेटी की में शादी में नहीं गए। आप सारे कह रहे हैं कि उनका बड़ा रोल है। तो मेरा ख्याल है ये माजरत के साथ ये कंट्रडिक्शन है।
अदारों के अंदर भी जिस तरह अदारे डिवाइडेड भी है, सुप्रीम कोर्ट पोलराइज भी है, पोलिटिसाइज भी है और पोलराइज भी है, तो मुझे नहीं लगता है इसके बेहतर असर होंगे। और इससे हम जो बार बार बात करते हैं कि सूरत हाल हम जी चलें डॉक्टर साहब की जाने बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि चलें जो भी फैसला आया, इस फैसले की हम देख रहे थे, इस फैसले के हवाले से कहा जा रहा था, बार बार ये डिमांड की जा रही थी कि सो मोटो होना चाहिए इस पर, और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की निगरानी करनी चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए। एक तो ये कि देर आए दुरुस्त आए, आपसे समझते हैं कि साउंड डिसीजन है। दूसरा ये कि अब इंक्वायरी कमीशन की क्या हैसियत रहेगी, क्या वो भी साथ काम करेगी पैरेलल? देखिए, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने बताया था कि लीगल पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने ख़त लिखा था उस पर सुप्रीम कोर्ट या एज ए चीफ जस्टिस जो है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स को उन्होंने लिखा, उसका वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि 209 डिस्क्राइब है, 189 जो है वो डिस्क्राइब है, 175/2 डिस्क्राइब है। अब आते हैं, एक तरीक़ेकार था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसका हवाला भी दिया गया, उसके तहत जो है वो अपनी पावर्स को चीफ जस्टिस ने सो मोटो के लिए कमेटी को दिया था और एक ऑलरेडी एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी थी कि इस खत को के ऊपर एक्शन लिया जाए। तो पिटीशन 184(3) के तहत तो सुप्रीम मियां दाऊद साहब के आप जी दाऊद साहब की बिल्कुल। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी सो मोटो कमेटी ले सकती थी, लेकिन मैं आपके सुनने वालों को ये बता दूं कि जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने माजरत पहले की है। उन्होंने इस कमेटी का, इंक्वायरी कमेटी का जो कमीशन, जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरी रिलायबल सोर्सेज से इत्तला है, बहुत करीबी ज़राए उनके ये कह रहे हैं कि उन्होंने माजरत कर दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत वो एक सो मोटो नोटिस के ऊपर आ जाएं। चले, बहुत अच्छी बात है। तो जिलानी साहब के अलावा भी तो कोई ऑप्शन देख सकते थे ना इंक्वायरी कमीशन पे वो हेड करने के लिए। तो मेरा ख्याल है तो हुसैन जिलानी साहब के इनकार करने के बाद कोई और जज अगर दबाव भी था, राइट, हुकूमत कोई और लगाती है, कोई ऐसा फैसला करना चाहती, तो उनकी माजरत से कई सवाल ऑलरेडी पहले पैदा हो चुके हैं और माजी में इस किस्म की कमीशन, जुडिशल कमीशंस जो बने हैं उनके फैसले भी सबको पता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया है। अज खुद नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट, अच्छा उससे पहले भी इन्होंने जो है फुल कोर्ट किया, उसको स्टडी की, उसको देखा, लेकिन वही बात थी कि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस डायरेक्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं आ सकती थी। हाँ देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये केस 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गया। जिस तरह अभी एहतशाम साहब ने बताया कि ये चीफ जस्टिस से भी मिले और प्रोविंशियल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से मिले, बल्कि 12 फरवरी 2024 को बाज़ाफ्ता एक लेटर चीफ जस्टिस को लिखा गया कि आप इसके ऊपर जो है फुल कोर्ट बनाएं। लेकिन जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा, 6 जजेस इस्लामाबाद चाहे गलत किया सही किया, उसमें मवाद नहीं था, सबूत थे नहीं थे, लेकिन वो उनकी पोजीशन ये थी कि वो 6 जजेस इस्लामाबाद कोर्ट के अगर वो अलग हो जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ खड़ा होता है। तो चुनांचे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी लापरवाही, कोताही की गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। उनको फुल कोर्ट अगर बना देते तो आज ये मसला नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि फेस सेविंग का मामला है बहुत बड़ा, और फेस सेविंग से ज्यादा अब इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया है और एक बेंच भी शायद बना दी है, और इस बेंच के अंदर अब देखते हैं कि क्या वेडनेसडे से जी समाअत होगी, हेयरिंग। बिल्कुल सही है लगारी साहब। एक मामला तो ये कि ये जो मामले की हसासियत को देखते हुए जाहिर है ये मामला भी नागुज़ीर हो चुका था, सो मोटो का एक प्रेशर भी था। ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस बैठे हुए, दीगर जजेस की जानिब से भी जब ये इजलास फौरी तौर पे कॉल किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, वहाँ पे भी इस हवाले से बहस मुबासा हुआ था, तो एक प्रेशर वहाँ से भी था। अब एक चीज़ ये पाई जा रही है कि ये फैसला कितना साउंड डिसीजन आप समझ रहे हैं। दूसरा ये, अब इंक्वायरी कमीशन का क्या बनेगा, क्योंकि हुकूमत जो बीच में कूद पड़ी थी और कहीं ना कहीं वो भी एक स्टेक होल्डर थी इस सारे मामले की, तो अब
क्या बनेगा उसका? मेरे ख्याल में एक सूरत हाल को बेहतर समझने के लिए मामला शुरू हो चुके हैं और ये मौका है। ऐसे मौके एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आए थे। जब तारीख चल रही थी अदलिया की आज़ादी की, वो सिर्फ शख्सी आज़ादी पर जाकर ख़त्म हो गई थी जब इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए थे और उनको ऐसी आज़ादी मिली थी कि उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बिल्डोज कर दिया था। जो चाहते थे जिन जजेस को उनको हटाना, उनको हटा दिया था, बल्कि उनकी मराहत हटा दी 2006 में। जी कह रहे हैं 2006 में? जी 2006 में अब लगारी साहब? नहीं 2007 में हुआ था ऐसा, और वाक़यात भी 2007 के हैं और 2007 में ही उनकी जब वो उनको हटाया गया, फिर तारीख चली, तारीख चलने के बाद फिर इनको जब बहाल किया गया 2008 और 2009 में ये मामला चलता रहा। फिर जब ये बहाल हुए तो बहाल होने के बाद, और वो भी किसी आइनी तरीके से बहाल नहीं हुए थे। इफ्तिखार चौधरी की बहाली किसी आइनी तरीके से नहीं हुई थी, वह एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाली हुई थी। उनका हटाया जाना गैर आइनी था और उनकी बहाली का तरीक़ेकार भी गैर आइनी था। वो किसी आइनी प्रोसेस के ज़रिए होना चाहिए था, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर था प्राइम मिनिस्टर का। क्या प्राइम मिनिस्टर एग्जेक्टिव ऑर्डर से किसी चीफ जस्टिस को हटा सकता है, या किसी जज को अपॉइंट कर सकता है, या किसी जज की तकर्री का या बहाली का ऐलान कर सकता है? ये कौन सा तरीक़ेकार था? वो तो ये मामला फोरम ही नहीं था। ये क्या वज़ीर आज़म तो फोरम ही नहीं था कि जो इनको बहाल करता, या उनका एक काम उन्होंने किया था कि उन तमाम जजेस को जिनको नज़रबंद कर दिया गया था उनको उनकी रिहाई का ऐलान किया पहले दिन वज़ीर आज़म ने आते ही। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, और जब इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए और जिस तरह से उन्होंने बिल्डोज किया पूरी की पूरी अदलिया को और अपने तमाम नापसंदीदा जजेस को जो है उन्होंने हटा दिया, यानी वो भी जिन आइन के तहत हल्फ उठाया था उनको हटाया। हालांकि इफ्तिखार चौधरी ने कभी भी आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया था, कभी भी आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया था सर, पहली तकर्री के बाद। इसलिए कि जब पीसीओ आया परवेज़ मुशर्रफ का, जब पहला पीसीओ आया था उसके तहत हल्फ उठाया था, उसके बाद तो फिर उन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया ही नहीं था। अपनी रिटायरमेंट तक वो इसी हालत में रहे थे। एक तो ये, और दूसरा ये कि मैंने पहले अर्ज किया था कि 6 जज साहिबान हैं, हमें जज साहिबान से शिकायत हो सकती है, अदलिया के किसी फैसले से या किसी अमल से हमें शिकायत हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें 6 जज साहिबान के मामले को, उनकी शिकायत को, जो लेटर लिखे हैं उसको सुनने के लिए रिटायर्ड जज साहब को ले आएँ कि जनाब आप सुनिए इनको, और इन जज साहिबान को समन किया जाए कि जनाब मालूम हुआ कि जो सुपीरियर जुडिशरी के हमारी आला अदलिया के जज साहिबान चल कर जा रहे हैं इंक्वायरी कमीशन को पेश करने के, जिसने कोई फैसला भी नहीं करना है, सिफारिशात देनी है। ये तो वैसे ही ठीक नहीं। जुल्फ़िकार साहब से भी उनका इस हवाले से टेक लेते हैं। जुल्फ़िकार साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक हैपनिंग हुई है जो हम देख रहे थे, बार काउंसिल्स की जानिब से भी बारहा कहा जा रहा था कि जी सुओ मोटो लेना चाहिए था, इतना हसास ये मामला था, इसकी सेंसिटिविटी को जानते हुए, देखते हुए देर से किया गया। और फिर जिस तरह से डॉक्टर साहब भी और बाकी हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जी ये तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इनकार कर दिया इंक्वायरी कमीशन को हेड करने से, उसके बाद ये फैसला आया है। सर आपका सारे मामले पर क्या एनालिसिस है? तो ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी मेरे ख्याल में जो आपकी लीगल कम्युनिटी है उनमें भी इनके ताल्लुकात तो हैं, इनके बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। ज़ाहिर है उनकी तरफ से कोई प्रेशर ज़रूर आया होगा कि ये मामला आप ही कर लें। और जिस तरह इत्तेशाम साहब ने कहा कि जिलानी साहब ने एक उनका करैक्टर कोई उसमें नहीं कोई उनको कह सकता था कि उन्होंने कभी कोई हेर फेर की हो, और बड़ा शरीफ उनका एक वो था और इसी वजह से उनको चुना गया था। और ये फैसला भी गवर्नमेंट और जुडिशरी के या एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान मुलाकात जो हुई उसके बाद ही हुआ। अब उसके बाद देर से आया या पहले कर लेते, बेहतर था कि पहले कर लेते इस चीज़ को, इस मामले को नहीं होता। लेकिन चलें, अब एक और पहलू है जो मैं समझता हूँ उस पहलू को देखने की ज़रूरत है। पहले एक कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया था और कमीशन जो है वो खुद जो भी डिसीजन देता, लेफ्ट राइट या दरमियान का जो भी देता उस पर काफ़ी बातें भी होती, कोई कुछ मानते हैं नहीं मानते। अब जुडिशरी ने ये सब कुछ खुद कर दिया। अब जुडिशरी जो खुद कर दिया, अब सोल जिम्मेदारी जुडिशरी की बनती है कि वो इसकी तहकीकात करें। और तहकीकात पहले तो ये था कि कमीशन बना लिया और कमीशन ने जी जो रिपोर्ट उन्होंने जो है सबमिट करा दी, और उसके बाद एग्जेक्टिव का क्या रोल, अब रोल सबका ख़त्म हो गया। अब जुडिशरी का रोल है
अच्छा हुआ। यानी अब आप कह रहे हैं इंक्वायरी कमीशन काम नहीं करेगा। मेरी गुजारिश है आमना, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ जी, मैं हम इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ जनाब चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश करेंगे कि इसी तरह से इसको कैमरे के सामने किया जाए और सारी दुनिया देखे कि वो जज साहिबान जो हैं वो अपनी तमाम ग्रीवेंसेस पेश करें और उसका हमें मालूम हो कि वो किस तरह की थी और एग्जीक्यूटिव में से कौन इनके मामलात में मुदाखलत कर रहा था। ये सारी चीज़ें सामने आएँ और उसके बाद जब जाएं तो उसकी चलें। जुल्फ़िकार साहब। आमना बिल्कुल, मैं बहुत अदब से लगारी साहब के अपने मोहतरम है, उनका अपनी जो ओपिनियन है ठीक है। सर मैं आपका टेक लेती हूँ, मुझे एक ब्रेक के बारे में बार-बार के बाद हम इसी मामले को कंटिन्यू करेंगे। जुल्फ़िकार साहब का टेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ये बड़ा अहम मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनकी जानिब से जो ख़त लिखा गया उस पर अब ये आपके साथ अपडेट हम शेयर कर लें कि आज खुद नोटिस का कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने लेने का फैसला कर लिया है। बुध को समाअत होगी और जो हम देख रहे हैं कि 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब आऊँगी, आप कंटिन्यू करें। आप जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले अपना तज्जिया पेश करें थे इस मामले पर। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि लगारी साहब का अपना ओपिनियन है, ठीक है वो, लेकिन देखें इससे ओपन कोर्ट से बहुत सी चीज़ें आएंगी। क्या हमारी सोसाइटी और तमाम चीज़ें ये सारा वो कर सकेंगे कि उसके बाद फिर सोशल मीडिया है, मुखालिफिन है? तो मेरे ख़्याल में एक पहला स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है कि ख़ुद इस चीज़ का तयन कोर्ट करने जा रही है कि कौन से ऐसे लोग हैं, आपको किसने धमकियाँ दी हैं, किसने यहाँ पर किसने प्रेशर डाला, किसने आपके साथ आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, किसने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में ऑन कैमरा अगर आ जाएं तो बेहतर है। ओपन कोर्ट्स में जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी शायद वो हम नहीं कर सके, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट ने खुद ले लिया ये जिम्मेदारी। अब कोर्ट अपने जजेस जो अपने उनके हैं उनके साथ वो किस तरह करते हैं, एग्जीक्यूटिव का कोई इसमें वो नहीं है, इसमें किसी का कोई काम नहीं है, इसका बिल्कुल प्योरली उनका अपना है। वो उसको फाइंडिंग उसकी तलाश करें, वो तमाम अवामिल तमाम लोगों को रिपोर्ट में वो क्या लाते हैं, किन को उनके फेस से पर्दा उठाते हैं, किन किन लोगों को जो है वो उसको लोगों के सामने, कौम के सामने लाते हैं कि क्या हो रहा है। वंस फॉर ऑल इसका ये डिसाइड होना चाहिए ताकि अगर मुदाखलत है तो मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, चाहे यहाँ हो। और ये पहला स्टेप होगा कि अगर जुडिशरी से मुदाखलत ख़त्म होगी, कल एग्जीक्यूटिव से मुदाखलत ख़त्म होगी अगर ये प्रूव हो जाता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक जाते जाते हम अगले टॉपिक की जानिब आप ये इस हवाले से बता दें क्योंकि इसको चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया कि ये इंक्वायरी कमीशन चलता रहेगा अब या इसकी कोई हैसियत नहीं रही, चूँकि टेकअप कर लिए, एक राइट फोरम में चला गया मामला। जी मुझसे कहा है जी जी नहीं आमना, ये अब नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। अब देखिए नोटिफिकेशन जब तक एग्जिस्ट करेगा कमीशन रहेगा। अगर नोटिफिकेशन को वापस ले लेंगे कमीशन खत्म हो जाएगा। कमीशन उस वक्त तक रहता है जब तक लीगल नोटिफिकेशन, क्योंकि गजट हो चुका है ना, तो वो रहता है। ये है इसका जवाब। ठीक है जी। एहतशाम साहब ने भी कह दिए कि आमना मैं इसमें आमना मैं सिर्फ उसमें ऐड करूं, मैं सिर्फ उसमें ऐड करूं कि देखिए नोटिफिकेशन तो होता रहेगा, लेकिन एक बिल्कुल आप कह लें कि एक मुर्दा कमीशन होगा। उस पर जब काम ही नहीं होगा, जब उस पर कोई उस पर प्रोसीडिंग उसकी नहीं होंगी, तो उस कमीशन की क्या हैसियत होगी। बिल्कुल ठीक है, आपका इस हवाले से भी आ चुका है। अब जनाब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज एक बड़ी इवेंट और हुई है और वो है तोशा खाना केस, जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद सुनाई गई थी और अब इस पे उनकी जो सज़ा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद जो सज़ा के खिलाफ अपील है उसको मुकर्रर किया जाएगा। इस फैसले को, ये सारी सिचुएशन देखते हुए, इसकी टाइमिंग देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, क्या जिस तरह से बानी पीटीआई हैं अब उनकी रिहाई मुमकिन होगी, क्या वो हमें बाहर नज़र आ रहे हैं, सियासत में मामला किस तरह से चलेंगे, मैं ये सवाल लेकर बढ़ूंगी आगे। एहतशाम साहब। देखिए आमना, सियासत में तो आपको पता है कि सब जानते हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये आउट ऑफ पॉसिबिलिटी है, सियासत खेल ही ऐसा है।
अब सवाल ये है कि अगर आपको माजी में जाए थोड़ा सा, मुशर्रफ के ज़माने में एक दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। मुझे याद है रातों रात सुबह उठे तो जनाब ठक ठक करके जहाज़ में सारे लोग बैठ रहे थे। 2-3 बजे के बाद ख़बरें आनी शुरू हो गई थी कि जी उनकी डील होगी और सऊदी अरब जा रहे हैं। उससे पहले किसी को नहीं पता था, सिर्फ वो रह गए थे हमदा शहबाज पीछे, सारा ख़ानदान इनका चला गया था। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुझे ज़्यादा इसलिए हैरत होगी कि आमिर महमूद साहब, जो आमिर फ़ारूक हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तो बड़ा वाज़े तौर पे एक जिसको कहना चाहिए कि सुनते हैं, अदारों की बात सुनते हैं और वो कहते हैं ना कि फ़ैसले, अदालती फ़ैसले जो है ना वो शवाहिद की बुनियाद पे नहीं, वो वाक़यात की बुनियाद पे और हालात की बुनियाद पे होते हैं। और आपने देखा कि बेशुमार दफ़ा जब PTI के लोग अदालतों में जाते थे इनके पास, तो ये बड़ा हंस के कहते थे भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ख़त्म करें ना, मामला ठीक हो जाएगा। लिहाजा उनकी अदालत में और जस्टिस औरंगज़ेब की अदालत से, ये तोशाखाना केस से ये रिलीफ मिलना, तो डेफिनेटली जो जिसकी तरफ मामला आप इशारा कर रही हैं, तो एनीथिंग कैन हैपन, वो मामला किस तरफ जा सकता है। उससे पहले इसी हाई कोर्ट में आप देख लें, साइबर केस में भी वो सवाल बहुत सारे उठा चुके हैं जजेस हज़रात, जिससे लगता है कि साइबर केस पे भी इतनी कोई जान नहीं होगी। तो फौरी तौर पे तो मुझे लगता है, क्योंकि बानी PTI के तो बहुत सारे केसेस हैं, उनको तो शायद इतनी जल्दी राय ना हो, लेकिन बुशरा बीबी की राय हो सकती है। उनका दूसरा केस उनका वो भी है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, लेकिन वो उसमें इतनी जान नहीं है। तो ये सब कुछ बड़ा वाज़े तौर पे बता रहा है कि जी जो अदालतें ऑब्जर्वेशन दे रही होती हैं कुछ और बात होती है, आखिर में जो फैसला आता है कुछ और होता है शॉर्ट टर्म, और फिर जब डिटेल फैसला आता है तो उसमें बिल्कुल नई चीज़ें आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिलीफ देने की बात तो हो रही है। जी लगारी साहब, आपकी तरफ आती हूँ, ये मामला क्या इंटरलिंक है, क्या जो चीज़ें हैं वो जो जिस तरह से टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज ही के दिन ये 2 फैसले आना अदालत की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज़ को भी लेकर जो जजेस का मामला था उसमें भी काफ़ी उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, बातें की जा रही थी, तो आप समझते हैं इंटरलिंक है और कहीं ना कहीं रिलीफ वाले मामला चल रहे हैं? मेरे ख्याल में रिलीफ का सिलसिला तो ज़ाहिर शुरू हो चुका है। वो तो एक जज साहिबान का ख़त लिखना भी एक बड़ा कदम था, और ऐसा नहीं था कि जज साहिबान ने बाकायदा बैठे होंगे और बड़े गौर व खौज के बाद फ़ैसला किया होगा, और बहुत से अवामिल उसमें रहे होंगे जो ख़त लिखा उन्होंने। लेकिन उनके ख़त लिखने के बाद चीफ जस्टिस जो हैं उनके बारे में तो उनको तो साथ नहीं लिया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस के इस फैसले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत हमारे सामने आती हैं, और PTI शायद इस पर भी अभी तक खुश नहीं है, इसलिए कि PTI का मौक़िफ़ ये नहीं है कि सज़ा को मुअत्तल किया जाए। उनका कहना ये था कि फ़ैसला ही मुअत्तल किया जाए, और दूसरी बात यह कि मुकदमा ही मुअत्तल किया जाए या मुकदमे को ही वो टोटल वो किया जाए, वो तो बाहर बहुत आगे जाना चाहेंगे। और लेकिन ये कि एक हवा का अंदाज़ा जो है वो होना शुरू हो गया है। हमारे पास शायद सेगमेंट हो या ना हो, कल जिस तरह से हमारे वज़ीर दिफा ने हुकूमत के दिवालिया होने का ऐलान किया बिल्कुल, तब से हमें लग रहा है कि चीज़ें कुछ और की और होने जा रही हैं, यानी हुकूमतें हाथ खड़े कर लें। तो अगर ऐसी सूरत हाल है कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते हों कि हमने मामला संभाल लिए हों और वज़ीर दिफा कहते हों कि जनाब मुल्क दिवालिया हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि चीज़ों का रुख तब्दील हो चुका है। और देखें, ये अफसोसनाक बात है कि हम अदालती फ़ैसलों के बारे में इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि हम उनके अवामिल को और उनके इंस्टिगेट होने के मकाम को हम तलाश कर रहे हैं कि ये क्यों, कैसे, किस लिए हुआ होगा, यानी ये इस पर के मयारात क्या थे और किस तरह से फैसला किया जाना चाहिए था, या पहला फैसला कैसा था या दूसरा फैसला कैसा है, हम इनके बजाय उसके पसे पर्दा अवामिल को तलाश कर रहे हैं। यह है अफसोसनाक बात। तो सोसाइटी की कमज़ोर होने की यही एक अलामत है कि हम और चीज़ों को भी तलाश कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सिर्फ पिन पॉइंट ना करें, ज़रा पीछे चलें। नवाज शरीफ साहब उम्र कैद, 25 साल तायात नाअहल, फिर इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, सब चीज़ खत्म हो गया। उस वक्त तो ये इस्लामाबाद के जजेस नहीं थे ना, उस वक्त कौन था? अब आइए उसके बाद के जनाब 5 चीफ जस्टिस के मुत्तफ़क़ा फ़ैसला, ताहयात नाहली, नवाज शरीफ 10 साल आपके नीचे जो आपके कोर्ट है उससे सज़ा, और फिर रातों रात सब ख़त्म हो गया। तो उसमें तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व नहीं थे ना। उसके बाद ये इमरान खान साहब, जिनको 31 जनवरी को 2024 को मोहम्मद बशीर नामी जज ने 14 साल बुशरा बीबी और इनको सज़ा दी, और 787 उनको भी मोहम्मद बशीर ने सज़ा दी थी। बिल्कुल
787 मिलियन रुपीस का जो है ये इनके ऊपर किया, सिर्फ 2 माह में, सिर्फ 2 माह लगा और इमरान खान की ये सज़ा मुअत्तल हो गई। 2 अहम बातें हैं इसमें। एक तो ये कि नैब ने इस पर एतराज़ ही नहीं किया। अभी देखा था नवाज शरीफ साहब के केस में भी नैब ने एतराज़ ही नहीं किया। तो जब रिलीफ देना होता है तो नैब खामोश हो जाती है, नहीं देना होता है तो एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आपके पास टाइम कम है, वरना तो मैं एक पूरी हिस्ट्री भी अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, इमरान खान के 31 साल की सज़ा में कानूनी बहुत सुकून था। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब की उम्र कैद और 25 साल नाअहली, तायात नाअहली, 10 साल टेक्निकली जो है उसमें मैं अभी भी मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस बात को सपोर्ट नहीं करूँगा कि उनके पास करप्शन या, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम जो होता है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो उनके जो आपके वो जो फ्लैट्स थे, उस फ्लैट्स के ऊपर ट्रेल था, उस ट्रेल को वो नहीं दे सके, ये एक अलग बहस है। लेकिन टेक्निकली उनको जो सजा दी गई थी उसमें सुकून था और रिलीफ मिल गया। सुकून का मतलब ये होता है कि जी आपके टेक्निकली वो चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्प्रूडेंस वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आते हैं जनाब कि ये जो आपने दे दी है, कर दिया, अब जाहिर को एप्लीकेशन देंगे। आपको पता है नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की भी मुअत्तल हुई थी, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर एक दिन के अंदर ही अंदर जो है वो मामला सही हो गया, जी सजा खत्म कर दी गई। तो लग ये रहा है कि अदालत का 2 महीने पहले जो रुख था वो रुख अब फिर तब्दील हो रहा है। जिस तरह माजी में हम अदालतों के रुख तब्दील होते हुए देखे हैं। पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान की तबाही की वो फैसले, अदालतों में मौजूद वो फैसले असल में पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा ताकत दी गई है तो वो जुडिशरी को दी गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि हाँ अदालतों में मौजूद, मैं जज को नहीं कर रहा, बड़े बड़े नामी गिरामी जज गुजरे, भगवान दास जैसे लोग, कैंटस जैसे लोग, माजरत के साथ जो अकलियत के जज हैं, आज उनका हवाला इसी वजह से तो रेटिंग अगर देखी जाए तो 139th बनती है, जो कि बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। जुल्फ़िकार साहब, ये मुझे बताइए कि ये जो पहले फैसला था वो ठीक था, ये जो अब फैसला आया है, क्योंकि फिर एक इबाम आ जाता है कि अदालतों के निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठते हैं बार बार, और अब से नहीं, जब से ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने सारे फैसले सुना दिए कि क्या क्या होता रहा। सर ये हो क्या रहा है बेसिकली? ये जब ये खेल तमाशे का हिस्सा है कि जब कन्वीनियंस के लिए सजा हो गई फिर उसके बाद मुअत्तल हो गई। एक वो कहते हैं कि ना कि वैसे उससे हट के अभी मैंने सुना कि बहुत ताकतवर हैं अदालतें। मेरे ख्याल में ताकतवर जो हैं कोई और लोग हैं, अदालतें तो बेचारी जो हैं वो कभी कभार इस तरह की करते हैं और कभी न कभी बन जाती हैं। बहरहाल हम उसका नाम ना लें तो बेहतर है। आमना, बेसिक जो आपका सवाल है, सवाल आपका कि इस वक्त इसको देखा जाए, मेरे ख्याल में हम बहुत जल्दी शायद फैसला ना करें कि ये क्या होने जा रहा है। अभी तो सज़ा मुअत्तल हुई है, शायद उन्होंने उनका जो प्ली था, उनकी कंटेंशन थी कि ये गलत है। अब उस अदालत सुनेगी, अदालत उसको और जजेस उसको सुनेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन बहरहाल शायद पसे पर्दा ये भी एक रेसलिंग शुरू है, और रेसलिंग है और हमें नज़र आ रहा है कि क्या उसका होगा। इस वक्त मुअत्तल हुए सज़ा बिल्कुल उनकी ख़त्म नहीं हुए, बरी नहीं हुए। सही मुमकिन है बहुत उसमें हमको तज्जिया करने में बड़ी आसानी हो कि उसकी पेशी जब लगे और उसके बाद उसको टेकअप करें और उसकी हेयरिंग हो, हेयरिंग में क्या होता है उसके बाद फिर हमें फ़ैसला करना चाहिए और हम उस पर कोई ऐसी राय दे सकते हैं। लेकिन अभी हम तज्जिया कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हम इसी उस हालत में हैं कि ये और वो हो सकता है, और अगर उनको रिलीफ मिलता है तो फिर आप ये देख लें कि सियासत में एक नया रुख इख्तियार करेंगे।
सियासत जो है वो एक अपना नया रुख इख्तियार करेगा। उनको 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 एक रिलीफ मिलने का मतलब ये है कि बहुत से मामला तय हो गए हैं और मुल्क और वो एक वो क्या एक फिल्म का आखिरी डायलॉग होता है कि सब हंसी खुशी रहने लगे। शायद फिर एक उस तरफ फॉर द टाइम बीइंग, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, फॉर द टाइम बीइंग सब हंसी खुशी से रहने लगे। जी जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, आपका इस मामले पे भी एक और अहम मामला जनाब वो डिस्कस कर लेते हैं। कल पाकिस्तान की ऐवान बाला यानी सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन इस मरतबा आम इंतखाबात की तरह ऐवान बाला के इंतखाबात में भी आज़ाद उम्मीदवार जैसे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाडा, अहद चीमा और साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ खुसूसी तबसरों, तज्जियों और तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, जबकि अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अब सवाल यह है कि हुकूमत और सियासी जमातें सेनेट इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत क्यों कर रही है, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी भी फैसल वाडा के हक में नजर आ रही है और MKM भी उन पर मेहरबान दिखाई दे रही है। लगारे साहब, इसलिए कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल आया होगा। अच्छा, हम क्यों छुपाएं कि जी सिग्नल नहीं आते हैं? सिग्नल आ रहे हैं, हमें जब नज़र आ रहे होंगे, आम आदमी को नज़र आ रहे होंगे, हम फिर कह रहे हैं नहीं वो तो कुछ और हो गया है, कोई बड़ी विजडम इसमें आ गया है, बड़ा वाइड डिसीजन आ गया। नहीं, कुछ नहीं है। उनको सिग्नल दिया गया है कि आप इनको कामयाब कराना है। ये कैसे हो सकता है कि अनवारुल हक काकड़ जो है कुछ थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म थे और उन्हें तो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते थे उस हैसियत में, फिर वापस आते हैं वहाँ से, अगर वज़ारत उज़्मा छोड़ते हैं तो आकर सेनेटर बन जाते हैं। उस दौरान में मुफ्ती साहब जो हैं वो छोड़ते हैं, तो सब ने कहा था, हमने भी कहा था, आप हमारे इन शुरका ने भी कहा था कि जनाब वो जाएंगे। कुछ दोस्त कह रहे थे कि नून लीग में जाएंगे, कुछ लोग कहते थे पीपल्स पार्टी में जाएंगे, वो चले भी गए और हुकूमत भी उनकी बन गई। तो ये सारा कुछ जो है होता कहीं और है, और बाकी ये मोहर लगाने के लिए खड़े हुए हैं। और जहाँ भी कहा जाता है कि जनाब इन चीज़ों को आप छोड़ दें, इधर से हट जाएँ, मोहसिन नकवी साहब हो जाएंगे, अहद चीमा साहब हो जाएंगे, सेनेटर हो जाएंगे। अहद चीमा साहब उसके बावजूद हो जाएंगे कि वो अपने हिसाबात देने को तैयार नहीं है, गोशवारे जमा कराने को तैयार नहीं है, फिर भी हो जाएंगे। तो यहाँ सूरत हाल तो इस तरह से है। ठीक है, जुल्फ़िकार साहब आप कुछ बोल रहे हैं, आपका टेक इस हवाले से। देखिए, लगारी साहब ने बहुत सी बातें कर दी। ये आज़ाद उम्मीदवार ताकतवर होते हैं बहुत। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, बाप पार्टी हो, MKM हो और को पार्टियां हों, वो ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा एक वसीउल कल्बी का मुजाहरा भी करते हैं और बड़े खुले जहन से उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। अभी हमारे सूबे में बाप पार्टी बनी, तमाम इलेक्टेबल्स उसमें चले गए। अब बाप पार्टी सुकड़ के चली गई किसी और तरफ, तो ये कुछ लोग चले गए तरफ, कुछ उस तरफ चले गए। आगे भी मुझे इस तरह लगता है कि इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार को शायद कंसिडर किया जाए बड़ी ओहदों के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, वो उसमें चेयरमैन सेनेट भी हो सकता है। तो ये इस तरफ से जाहिर है जब वो उनको फेवर देनी होती है तो वो फेवर उनको मिलती है। फैसल वाडा ज़्यादा टाइम ही शायद ना हो कि हम उस पर बात करें कि कहाँ से आए, किस तरह रहे। कभी वो जिस तरह बयानात देते थे टीवी पर, उसके बाद अचानक वहाँ से उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर कहीं और चले गए और जाकर इंकशाफात भी करते रहे, इंकशाफात भी करते, प्रिडिक्शन भी करते रहे टीवी पर बैठ कर। बहुत सी प्रिडिक्शन उनकी ठीक भी साबित हुई उनको, क्योंकि मालूमात होती हैं। तो अब आगे आके मेरे ख्याल में शायद उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, उनको उन्होंने स्क्रैप नहीं करना। क्यों स्क्रैप करें उनको स्क्रैप उन्होंने, और MKM भी हालात और वक्त से काफ़ी जो है उन्होंने भी सबक सीखा है। उनको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है कहीं किसी को अकोमोडेट करना है और वो करेंगे अकोमोडेट। जी ठीक है, आपका भी तज्जिया आ गया। बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका भी तज्जिया लेंगे, ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से कल ऐवान बाला की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, अब 30 जो नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन होने जा रहा है। क्या होगा? और इस बार जो हम देख रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, उनको भी बड़ी हिमायत हासिल है। वजह क्या है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं अपने पैनलिस्ट से। एहतशाम साहब, एक तो ये भी मामला, और दूसरा जो KP से जो सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, PTI उस पर भी बहुत एहतजाज कर रही है। तो सर, ये उसके बगैर वो कह रही है कि किस तरह से ये सेनेट इंतखाबात देखे जाएंगे, क्या होगा ये मामला, इसकी रेलेवेंस क्या होगी? देखिए, यहाँ पे पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन जो है ना वो डॉक में लगता है और उनके लिए बड़ी मसाइल हो जाएंगे। अभी देखें 11 लोग उनके कहते हैं आ सकते हैं सेनेट में, अगर वो नहीं आते इस वक्त तो देख लेना गैर फाल डिसफंक्शनल है, सेनेट चेयरमैन भी नहीं है। और फिर हमने देखा आगे चल के जो प्लान किया हुआ था कि जी 2/3 के करीब पीपल्स पार्टी PMLN सोच रहे थे कि हमारे सेनेटर हो जाएंगे और हमें कानून साजी आइन साजी में आसानी होगी। लेकिन अभी देखें ना KP की हुकूमत भी और PTI जो है ना बार बार इसार कर रही है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता सेनेट के इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन बाज़ाहिर तो आमना कह रहा है कि जी इसको हम पेंड कर देंगे, इस बाद में इसको करवाए जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, सेनेट का दायरा उस तरह से मुकम्मल नहीं होगा, फिर कानून साजी आइन साजी में मुश्किलात होगी। फिर सबसे बड़ी बात है एक परसेप्शन का एक मामला आएगा कि जी क्या वजह है कि मामला ठीक नहीं हो रहा। अब इस हवाले से भी लोग कहते हैं मामला अदालतों में ही जाएगा। ये अभी तक अदालतों में ही नहीं गया। मखसूस नशिस्तों का मामला जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, PTI लेके जाएगी, वहाँ पे क्या नुक्तादर होता है, उसके बाद फिर PTI को नशिस्तें जो अलाट होनी है उसके बाद जाके हाउस मुकम्मल होगा। इन द मीन टाइम ये गैर यकीनी की सूरत हाल लेगी, ये सुसाइडल है। और अपर हाउस हमारा इस तरह गैर फाल होना, ये मेरा ख्याल है हमारे लिए कोई अच्छा उमन नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ हाउस गैर फाल है, दूसरी जानिब PTI की जानिब से मखसूस नशिस्तों वाला मुतालबा, सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का कहा जा रहा था कि जब तक वो मामला हल नहीं हो जाता इलेक्शन कमीशन अपनी जिद पे अटका हुआ था। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं उसके बाद इनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, किस तरह से मामला चलेंगे? देखिए, इंतखाबात तो हो जाते हैं, चाहे उसकी आइनी और कानूनी हैसियत ना हो तब भी हो जाते हैं, वक्त पे हो ना हो और जिस तरह हो धांधली शुदा हो, सब हो जाता है। सारी चीज़ें इस मुल्क में क्या है, वाडा साहब आपने अभी बात की, वाडा साहब सेंटर बन रहे हैं। अब बताए उसका क्यों भी पीपल्स पार्टी भी, आखिर क्या कमजोरी है भाई? जब गेट नंबर 4 खड़े होकर आप मांगेंगे कि हमें सीटें दो, हमें सदारत दो, हमें बलूचिस्तान की हुकूमत दो, हमें 22 सीटें दो, हमें कराची का मैंडेट दो, हमें जो है वो आपके फला चीज़ दो। अब आप एक काम करें कि पंजाब का वज़ीर आला जो निगरान है उसको PCB का चेयरमैन भी बनाए, और उसके बाद जो कि रिलेटेड भी नहीं है, उसका कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसके बाद वज़ीर दाखिला इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बना दिया जाए। फिर काकड़ साहब जो हैं वो एकदम उठ कर आकर जो है उन्हें बना दिया जाता है उस क्या नाम है आपके वज़ीर आज़म निगरान, और आज सारे लोग उस निगरान वज़ीर आज़म की जो हुकूमत गुजरी है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब उनको जाहिर है ये वादे हो चुके होते हैं, तो काकड़ साहब को क्यों नहीं देंगे सेनेट का टिकट? और डॉक्टर साहब इस पे भी कमेंट कहना है, डॉक्टर साहब इस पे भी कमेंट करें कि वो PCB का चेयरमैन बनेंगे, 35-40 लाख तनख्वाह ले जाए, आपको मुझे और लोगों को बुलाई भी कर सकेंगे। वो आओ मैं अपने बच्चों को ले आकर। एक जगह मेरी बात हुई, मैंने हुकूमत के एक आदमी से पूछा, राना तनवीर साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैंने कहा जी पहला तो काम उनका ये है कि 9 मई का बहुत बड़ा फेलियर है। 2 काम है, एक तो ये कि वहाँ पे जिन सियासी लोगों ने दहशतगर्दी की है वो भी दुनिया की तारीख में, और पंजाब के अंदर जो फेलियर हुआ है उसको आपने बना दिया है वजीर दाखिला। उनका क्या एक्सपीरियंस है? एक तो फेलियर है, दूसरा PCB का चेयरमैन उनको बना दिया गया। तो कहने का मतलब है 40 लाख तो ये ले रहे हैं, ऊपर से क्या हो रहा होगा, डील क्या हो रहा होगा, किस तरीके से। तो ये बाकी आप अगर वजारत लेंगे, आप वजीर आजम का ओहदा लेंगे मुझसे, आप अगर लेंगे सदारत का ओहदा मुझसे, आप बलूचिस्तान की हुकूमत मुझसे लेंगे, आप 22 सीटें मुझसे लेंगे, तो फिर मेरा इतना सा काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 47 के सदर हैं, फॉर्म 47 के 42 सीटें हैं, 22 सीटें हैं, फॉर्म 47 की बलूचिस्तान की सीटें हैं। माजरत के साथ कमजोरी होगी सियासी जमातों की। ज़बरदस्त, आपका तज्जिया भी सामने आ चुका। जो मामलात हमारे सामने हैं सेनेट के, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल वाडा के हक में दिखाई दे रही है, MQM भी वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। जनाब, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।